Morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my first video of revision classes. In this revision classes, we are discussing the previous year question of economics. हम लोग यहाँ पे economics को डिस्कस करेंगे previous year का, जो आपका 80 मार्क्स का आएगा। ये 2019 का आपका जो है क्वेश्चन है जो सॉल्व किया हुआ है, और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरे सैम्पल पेपर को कि हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि आपको अगर पिछले साल का क्वेश्चन अगर पता रहेगा तो आपको ये भी पता रहेगा कि इस साल क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मैंने 2019 को बताऊंगा, फिर मैं 18 का भी डील करूंगा, 20 का भी डील करूंगा। हर एक जो सैम्पल पेपर होगा या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सबसे अच्छा मार्क्स लाना है तो आप ये सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ए में सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमी के बारे में ही डील किया गया है। ठीक है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा 1 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है हमारा मैक्रोस में, उसमें प्राइमरी डेफिसिट का बात किया जा रहा है, और हम लोग सभी जानते हैं प्राइमरी डेफिसिट हमारा किस चैप्टर से, गवर्नमेंट बजट से है। करेक्ट, तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट बजट में प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात किया जा रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें इसका आंसर भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट तब जीरो हो जाता है जब फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट हो जाए। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे कि आप जान लीजिए कि अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। करेक्ट, तो ये फॉर्मूला होता है। करेक्ट, तो आप यहाँ पे ये समझना है कि आखिर ये कब जीरो हो रहा है। तो डेफिनेटली जब हमारा आपको ये जो फॉर्मूला है मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ सके। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आप प्राइमरी डेफिसिट को हम लोग पीडी लिख देते हैं और फिजिकल डेफिसिट को हम लोग एफडी लिख देते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग आईपी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, आप ना नहीं लिखे, बस आप फुल फॉर्म ही लिखे, बस समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर हो जाए, जैसे फिजिकल डेफिसिट मान लीजिए 1000 करोड़ है और हमारा इंटरेस्ट भी 1000 करोड़ ही होगा, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो हो जाएगा, तो जब हमारा फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, और आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको मैं हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि उस किस चैप्टर से हैं, तो ये आप याद रखें और उसका आंसर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेट है और हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो 14 है। इसमें डिस्कस किया गया इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है इकोनॉमी में तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा। सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को घटाएगा, बढ़ाएगा, या सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या इंक्रीज करेगा बैंक रेट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा ना, वो अपना कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करेगा। आखिर ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कैश रिजर्व रेशियो हमारा सेंट्रल बैंक में मिलेगा, मतलब कॉमर्शियल बैंक में जो टॉपिक है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन निकला गया, मतलब ये एक्चुअली में सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन है चैप्टर का। ठीक है, तो आप सेंट्रल बैंक के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो इंक्रीज इन बैंक रेट है इसको किस प्रकार से बताएंगे कि यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो को आखिर क्यों घटाया गया। कैश रिजर्व रेशियो मतलब CRR होता है, हम लोग को सभी को पता है, और ये जो है एक पार्ट होता है सेंट्रल बैंक का। देखिए सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक का जो पॉलिसी होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी होता है। ठीक है,
अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह का पॉलिसी होता है, एक को हम लोग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं और दूसरा को हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। करेक्ट। सेंट्रल बैंक क्या करता है ना, सेंट्रल बैंक का भी काम होता है देश में जो पैसा अर्थव्यवस्था में अगर कुछ चीज़ रिड्यूस हो रहा है या अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक CRR को रिड्यूस करता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि CRR है तो होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक है और एक सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक ने हर कॉमर्शियल बैंक का एपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। हर सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को बोल के रखता है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा डिपॉजिट है, तुम्हारे पास जितना भी पैसा डिपॉजिट है उसका कुछ अमाउंट मेरे पास रखो, मेरे पास रखो। जैसे मान ली कि अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है तो उसका 10 करोड़ जो है सेंट्रल बैंक के पास ही रखेगा। तो इस प्रकार से जब सेंट्रल बैंक को ये लीगली कंपल्सरी होता है रखना सेंट्रल बैंक के पास, हर सेंट्रल बैंक एक ही सेंट्रल बैंक है और हर कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक क्या करता है 10% रखवा लेता है ताकि आने वाले दिनों में कमर्शियल बैंक का मदद करी जा सके। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इस रेशियो को, जैसे कि अभी तो 10% लिया है 10 करोड़ रुपया, तो जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होता है जब उसको, तो वो क्या करता है इसको कम कर देता है, जैसे 8 करोड़ कर दिया या 5 करोड़ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक कम मांगेगा तो ये पब्लिक को जो कमर्शियल बैंक है ज़्यादा लोन दे सकता है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कमर्शियल बैंक से जो CRR है उसको वो कम कर देता है और ये जो डिपॉजिट करते हैं पैसा उसी को हम लोग CRR बोलते हैं। जैसे मैं आपको छोटे में फिर से बताता हूँ। देखिए कमर्शियल बैंक, देखिए कमर्शियल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक, ये हो गया सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है, उसको हम लोग CRR बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा रखेगा कमर्शियल बैंक के पास तो इसके पास कम बचेगा, है ना। मान ली 100 करोड़ था, 10 करोड़ यहाँ रख दिया तो 90 करोड़ बचेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर 90 करोड़ होगा तो पब्लिक को भी 90 करोड़ ही देगा कमर्शियल बैंक। इससे क्या होगा ना कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो CRR है इसको कम कर देता है, मतलब कि चलो 5% दो, इसके पास 95 बचेगा, मतलब ये ज़्यादा लोगों को लोन दे सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से काम होता है। तो जब भी सेंट्रल बैंक को लगता है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो वो कैश रिजर्व रेशियो को क्या करता है, घटा देता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स से क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है ना जिसमें जो टैक्स का बर्डन होता है आप पे ही लगता है, आप पे ही लगता है, जैसे हम लोग पे ही लगता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हमको ही देना पड़ेगा, किसी और को थोड़ी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जिसका बर्डन, जो टैक्स का बर्डन हम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और आपको मैं ये बता दूं ये बजट चैप्टर से है। ठीक है। तो आप बिल्कुल बजट चैप्टर भी ध्यान से देखें। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है यहाँ पे ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब है जिसका बर्डन किसी और पे लगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बुक लेता हूँ और बुक में तो टैक्स तो जुड़ा ही रहता है, करेक्ट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स लेता है। मान लीजिए बुक का दाम 1000 रुपया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स इसी में इंक्लूड कर लेता है। तो जब भी कंज्यूमर इसको खरीदता है तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे ही कर देता है। तो इस प्रकार से इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जिसका बर्डन किसी और पे पड़े। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मनी मल्टीप्लायर के बारे में। आखिर मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। और ये मनी मल्टीप्लायर जो है आपको चैप्टर देखने मिलेगा AD/AS में, और आपको ये मिलेगा देखने के लिए कॉमर्शियल बैंक में भी। ठीक है। देखिए मनी मल्टीप्लायर के बारे में लिखा है कि इट रिफर्स टू द फ्रैक्शन बाय विच द मनी गेट मल्टीपल इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। बिल्कुल मैं बता दूं आपको, कॉमर्शियल बैंक में क्या होता है, मनी को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको हम लोग क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो ये कॉमर्शियल बैंक का पार्ट है। वहाँ पे क्या होता है ना कि जो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए आप पब्लिक हैं, ठीक है, आम लोग हैं, और ये कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपया राम ने बैंक में जमा किया 1000 रुपया। तो बैंक क्या करता है ना, उसका कुछ परसेंट खुद के पास रखता है, 100 रुपये मान लीजिए रख लिया, और 900 रुपये ना लोन के रूप में दे देता है। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है, पैसा लोन देने के कैपेसिटी को बढ़ाता है। क्योंकि सभी लोग तो जितना भी पैसा जमा करते हैं वो बैंक से लेने नहीं आएगा, तो बैंक के पास जो भी पैसा जमा रहता है उसका कुछ परसेंटेज रखता है और बाकी परसेंट को क्या करता है, लोन दे देता है। इस प्रोसेस से वो बहुत सारा पैसा कमाता है। इसको हम लोग मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अब हमारे पास है प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
60 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा देख सकते हैं आप 3 मार्क्स में आता है और इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है। सो लेट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो चलिए इसको भी समझते हैं। देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कैलकुलेट चेंज इन फाइनल इनकम इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, मतलब एमपीसी कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, देखिएगा। और यहाँ पे पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं। और चेंज इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 दिया है, ठीक है। आपको निकालना है इनकम में क्या चेंजेज आया, इनकम में क्या चेंजेज आया, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखिएगा आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि आपके पास एमपीसी जो है 0.8 है। आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 1000 है। देखिए इनिशियल का मतलब क्या होता है बताते हैं। जैसे देखिए मान लिया इनकम है और इन्वेस्टमेंट है, मान लिया आपके पास 10,000 रुपये इनकम है और आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो स्टार्टिंग में किया ना इसको इनिशियल बोलते हैं। जैसे आपके पास फिर सॉरी 10,000 इनकम है और आपने 1,000 इन्वेस्ट किया तो ये इनिशियल कहलाता है। फिर आपके पास मान लीजिए 20,000 इनकम है और आपने उसका 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सेकेंड मतलब ये न्यू इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए इनकम और वाई, मान लीजिए इनकम 10,000 था तो आपने 1,000 इन्वेस्ट कर दिया, इनकम 20,000 है तो आपने 2,000 इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो चेंजेज आते हैं दोनों में, इसको डेल्टा आई बोलते हैं या चेंज इन आई बोलते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जो कि 1,000 आएगा। और यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे चेंजेस निकालेंगे तो ये डेल्टा वाई का जो है वो 10,000 पे डिफरेंट निकालेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपको, ठीक ना। तो इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक पॉइंट को मैं इस्तेमाल करता हूँ जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे, है ना। देखिएगा देखिए एक फार्मूला है जिसमें मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है वो आपका k इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी है, 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। तो चलिए इसको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको समझाना ही पड़ेगा। और इसको समझाना के लिए